हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है तेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर CSIR नेट JRF का जो पेपर हुआ था अभी दिसंबर 2025 के अंदर, उसके बारे में। कौन सा? अभी जो दिसंबर 2025 में जो CSIR का पेपर हुआ था वो वाला डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था गेट 2026 वाला पेपर। ऑलमोस्ट 4 वीडियो के अंदर हमने उसको कंप्लीट किया था, डिटेल एनालिसिस किया था उस पेपर का, किस तरीके का वो था, कितना हाई लेवल था, कितना लो लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर आ रहे, कितने सारे क्वेश्चन हमने वहां पे 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने गेट का पेपर दिया है या फिर आगे किसी भी पेपर का देने की तैयारी में है तो वो पेपर का आप डिस्क्रिप्शन या उसका सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हम क्या लेके चलेंगे, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं CSIR का पेपर डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर CSIR का पेपर हम लेके चलते रहेंगे यहाँ पे, साथ में साथ गेट के पेपर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। फिर हमारा एक आ रहा है आरपीएससी का एग्जाम भी आ रहा है, तो आरपीएससी के जो फिजिक्स के पेपर्स हैं, पीवाई के पेपर है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज उनको लेके चलेंगे, अदरवाइज हम सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, टॉपिक वाइज हो सकता है, और हम पेपर वाइज भी लेके चल सकते हैं कि इस पेपर को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं ना। किस तरीके से करना है आपके सजेशन हमेशा ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है पेपर, अभी एक और पेपर आ रहा है हमारा MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, MPPSC फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो उसके भी हम क्वेश्चंस और जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वहां पे पार्ट, वो सारा हम आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो MPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, साथ में साथ RPSC का आएगा, अनुमान है, नॉट कंफर्म्ड, अगर आता है तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट वाला। फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स लेके चलेंगे। गेट का ऑलमोस्ट हो चुका, तो गेट अगले साल के लिए हम यहाँ पे गेट के पेपर सोल्व करेंगे। साथ ही साथ और कौन से पेपर हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, इसके साथ हमारे पेपर आएगा यहाँ पे जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था जेस्ट का, तो जेस्ट का पीवाई हम देख लेंगे, नॉट फॉर इम्पोर्टेंट बट हाँ देख लेंगे, अप्रैल के अंदर इसका पेपर है। इसके साथ ही हम यहाँ पे अभी के लिए चलो इतना ही करते हैं। ये क्लास में हम करेंगे अभी के लिए CSIR वाला जो पेपर हुआ था हमारा दिसंबर का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर इस क्लास के बाद मैं देखता हूँ, कमेंट्स में आप बताना कोई टॉपिक जो हमें लगेगा इस पेपर के अंदर हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली गेट का पेपर सोल्व करा है, तो अगर हमें लगेगा कि वो गेट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहां से क्वेश्चन आया था, इस पेपर में भी आ रहा है, तो उस टॉपिक को फिर हम लेके चलेंगे पहले, आगे किसी के पेपर को सोल्व करने से पहले, है ना। तो ये सब था हमारा यहाँ पे चलने का। साथ के साथ थ्योरी क्लासेस तो चलती रहेंगी बीच में, हाँ बस क्वेश्चन सोल्विंग का, जैसे मैंने बोला था आपको गेट वाले क्लासेस के अंदर ही, कि हम यहाँ पे क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे नेट के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से? जो हमारा अब जून 2026 वाला जो नेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सोल्व कर चलेंगे, और हमारी ये क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग चलती चलेंगी। और हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, अभी तक जैसे कि आपने देख लिया होगा कि रेगुलर हमारी क्लासेस नहीं आ रही हैं। सो हमारी जो क्लासेस होंगी लाइक वीकली जो हम डिस्कस करेंगे, आप मान के चल सकते हो 3 क्लासेस मिनिमम होंगी, 3 से 4 क्लासेस होंगी। ओके, मिनिमम 3 से 4 क्लासेस हमारी होंगी एक पर वीक। सो आपके सजेशन हमेशा है ओपन, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं सर इस पेपर को सोल्व करना है या फिर ये टॉपिक हमें समझना है, राइट। तो उस वे में भी हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं सब चीजों को। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे पीडीएफ्स मिलेंगे सबकी चीजों की, और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक शॉर्ट वे में को, या फिर कोई भी फिजिक्स का एक लो आ गया रियल लाइफ से, उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। ओके चलिए, ये वाला हो गया हमारा डिस्कशन। आज का पेपर हम करते हैं CSIR नेट वाला स्टार्ट। तो ये हमारा पूरा रोड मैप रहने वाला है इसका, कब तक? जून तक। और जून तक ना मानो तो जो MPPSC वाला पेपर हमारा, ये हमारा पेपर है अगस्त 30।
है ना। तो तब तक तो हम इसी तरीके से चलने वाले हैं। तो अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ, डिस्कस करते हैं और निकालते हैं पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। चलिए तो करते हैं शुरू आज का ये पेपर का डिस्कशन। ओके, सो नाउ आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, देखो जो ये पेपर है CSIR नेट वाला दिसंबर का, इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पेपर को डाउनलोड के साथ साथ इस पेपर के अंदर हमने इसको मॉडिफाई किया है, तो इसके अंदर ही हमने आंसर की भी ऐड कर दी है ना। लाइक जैसे ऑप्शंस है तो ऑप्शंस के अंदर ही जो डार्क वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। ओके, ए पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे नहीं, हम सिर्फ करेंगे फिजिक्स वाला पार्ट, और फिजिक्स के अंदर चलेंगे हम पार्ट बी। तो पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, a classical monoatomic ideal gas is in thermal equilibrium at temperature T. The velocity of a molecule of this gas of mass m is v vector equals to vx x cap plus vy y cap plus vz z cap. The value of the ensemble average. So हमसे बोला गया है यहाँ पे 21. v वेक्टर हमें पास है vx x cap, vy y cap एंड vz z cap. पूछा है हमसे यहाँ पे vx स्क्वायर vy स्क्वायर। सो देखो vx स्क्वायर vy स्क्वायर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, vx स्क्वायर और vy स्क्वायर। why? बिकॉज ऑफ दे आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ओके ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम के केस का। तो इन द केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे क्या आता है, इक्विपार्टीशन एनर्जी आती है हमारी, इक्विपार्टीशन एनर्जी। और वो क्या होती है अगर आपको पता है, वो होती है हमारी 1D के केस के अंदर 1/2 m v का एवरेज का स्क्वायर बराबर kBT/2। इक्विपार्टीशन एनर्जी हमारी ये होती है फॉर द वन पार्टिकल और फॉर द वन पार्टिकल इन 1D, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x और y और z तीनों दे रखे हैं, तो 3D वाला केस हो गया। सो 1D के केस के अंदर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 m vx स्क्वायर बराबर kBT/2। सो यहाँ से vx स्क्वायर हमारा आ जाएगा kBT/m। सिमिलरली vy स्क्वायर आ जाएगा हमारा kBT/m। सो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है vx स्क्वायर vy स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा kBT/m का होल स्क्वायर। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आंसर हमारा ये था। कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इफ L वेक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर फॉर ए क्वांटम पार्टिकल देन L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। सो देखो बेसिकली अगर आप याद रख सको तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर पूछा है। प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट इसकी जिसका फॉर्मूला होता है आयोटा h कट L वेक्टर। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन होता है। अब मान लो कि आपको नहीं याद ये वाली चीजें, तो हम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करें। So we know that L vector equals में Lx, x cap, Ly, y cap और Lz, z cap। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा है L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। सो L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है I cap, j cap, k cap, Lx, Ly, Lz, Lx, Ly, Lz। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो आई कैप करेंगे तो इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा Ly Lz माइनस
एल जेड एल वाई प्लस जे कैप। प्लस जे कैप करेंगे तो अब की बार ये रो हटा देंगे, ये हटा देंगे, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो हो जाएगा एल जेड एल एक्स माइनस एल एक्स एल जेड, है ना, प्लस के कैप। सो इन द केस ऑफ के कैप इसको हटा देंगे, इस रो को हटाएंगे, कॉलम को हटाएंगे, बचेंगे ये, तो इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, सो एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। अगर इसका याद हो तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन रही क्या, आई कैप, और ये हमारा बनता है कम्यूटेटर ऑफ एल वाई एल जेड प्लस जे कैप, ये हमारा बन जाएगा एल जेड एल एक्स प्लस के कैप एल एक्स एल वाई। कुछ भी याद नहीं रखना है, एक तो ये देखना है कि कॉन्टिन्यूसली है या नहीं है, ठीक है, जैसे कि x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x, अगर इस ऑर्डर के अंदर है तो हमारे जो नंबर आएगा, हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू कहीं पे भी चेंज हो रही है, मतलब मान लो कि y से x में, सॉरी हाँ y से x में जा रहा है या x से z में जा रहा है, उसके इसके अंदर माइनस आएगा। तो यहाँ पे y से z में जा रहा है तो z के बाद क्या आता है x से हो जाएगा आयोटा एच कट और एल एक्स बस प्लस जे कैप आयोटा एच कट, जेड के बाद एक्स आया, एक्स के बाद वाई आएगा प्लस के कैप आयोटा एच कट एल, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड। यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है आयोटा एच कट, तो अंदर बचेगा आई कैप एल एक्स जे कैप एल वाई के कैप एल जेड। सो हमारे यहाँ पे बचेगा आयोटा एच कट और एल वेक्टर, ये वाला, ठीक है। सो ये इसका क्या था आंसर था, क्वेश्चन नंबर 22। कर लीजिए इसको। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द कम्यूटेटर ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज, जो क्वांटम इसका कम्यूटेटर होगा इन क्वांटम ए बी माइनस बी ए एंड द एंटी कम्यूटेटर एज ए बी इक्वल्स में ए बी प्लस बी ए। इफ ए बी इक्वल्स में 0 देन वी कैन एक्सप्रेस, ओके। सो बेसिकली हमें दिया क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, एक हमें दे रखा है ए बी, ये दे रखा था ए बी माइनस बी ए, दूसरी चीज दे रखी थी ए सी, राइट, नॉट ए बी, ये हमें दे रखा था ए बी प्लस बी ए, और इसने दिया है इफ ए बी बराबर 0 विच मीन्स ए बी प्लस बी ए बराबर 0, विच मीन्स ए बी को हम किस तरीके से कर सकते हैं माइनस बी ए। तो इसने वैल्यू पूछी है ए बी से। देखो पहले तो हमें इसको खोलना है, इसके टर्म्स में पूरा खोल देना है, फिर बाद में देखना है कि क्या दोबारा से रिफाइन होता है। पहले एक्सपेंड कर देंगे, फिर बाद में उसको कंप्रेस करेंगे। तो जो इधर वाला पार्ट है वो उधर निकल जाएगा बी ए सी, प्लस जो इधर वाला है वो उधर निकल जाएगा ए बी और सी। देखो ऑर्डर का याद रखना है, ऑर्डर स्विच होते ही हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, ओके। इसको ओपन करेंगे तो बी ए सी माइनस सी ए प्लस ए बी माइनस बी ए सी, ये हो जाएगा बी ए सी माइनस बी सी ए प्लस ए बी सी माइनस बी ए सी। बी ए सी दोनों कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, बचा हमारा ये वाला पार्ट माइनस बी सी ए। ए बी को हम किससे चेंज कर सकते हैं माइनस बी ए से, सो माइनस बी ए सी, या माइनस बी अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा ए सी प्लस सी ए, और ए सी प्लस सी ए इस वाली प्रॉपर्टी से हमारा हो जाएगा माइनस बी एंटी कम्यूटेटर ऑफ ए एंड सी। ये हमारा इसका क्या जाएगा आंसर, और ऑप्शन का था ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट, हो गया आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आंसर था इसका, कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इफ फ्लाई ऑफ मास m
rest on the edge of a uniform horizontal disk of radius r and mass m. The disk is free to rotate about the vertical axis through its center. Initially, the disk is stationary. The fly starts to walk around the circumference of a disk with speed omega. Speed v relative to the disk. The speed of the fly for a stationary observer is. हम यहाँ पे दे क्या रखा है? हमें दे रखा है एक डिस्क दे रखी है, मान लो जी एक डिस्क है ना, ठीक है, और यहाँ पे इसके सेंटर से इनिशियल स्टेट में, लेकिन बाद में जब हम रोटेट करा रहे हैं तो मान लो इसका जो रोटेशन है वो क्या है, ओमेगा डी डिस्क के लिए। यहाँ पे हमारा कोई क्या है, फ्लाई है, जिसका मास हमें दे रखा है m, इसका मास दे रखा है m और रेडियस हमारी ये वाली r, ठीक है। हमें पता है ये बस हमारा था, और जो ये है ये वेलोसिटी से कर रहा है v से, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, जब ये रोटेट करेगा मतलब रोटेशन करना स्टार्ट करेगा तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो वेलोसिटी हमें निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी डिस्क के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वी नो दैट इनिशियली क्या है ये रेस्ट में, सिंस इनिशियली क्या है रेस्ट में, मतलब ओमेगा डी क्या है हमारे पास 0। सो ओमेगा डी हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है, सो एंगुलर मोमेंटम एल वो क्या करता है हमारा आई ओमेगा, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। अब इस तरीके के केसेस के अंदर देखो दो ही चीजें काम आती है। वन ऑफ माय टीचर्स आल्सो सेड कि अगर क्लासिकल के अंदर कभी भी क्वेश्चन अटक जाए ना, तो या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना। अगर उसको सोल्व इन दोनों से अगर सोल्व हो रहा होगा ना, तो 90% चांसेस ऐसे होंगे कि इन दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी अगर नहीं होगा तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा जो नहीं हो रहा है सोल्व, है ना, बट ऑलमोस्ट हो जाता है यहाँ पे। सो आई इनिशियली हमारे पास हो गया 0, फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सो फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक तो डिस्क की वजह से होगा प्लस में इस फ्लाई की वजह से भी होगा फाइनल। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो आई एल आई इक्वल्स में एल एफ कर देंगे। अब पहले हमें निकालना है एल डी और फिर निकालना है एल एफ। एल डी क्या होगा, एल डी बराबर वही आई डी ओमेगा डी। आई डी सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क के सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है क्या होता है, सर्कुलर डिस्क के अलोंग सेंटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। अगर नहीं है याद तो याद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2। काम करते हैं 2 इसको देते हैं, ये जाएगा 3, है ना, ठीक है। आई डी आ गया, आई एफ एंड ये क्या है हमारा, इसके एक पॉइंट पे मतलब साइड की तरफ है, इसके रेडियस हमें दे रखा है आर इसका, है ना, तो आर डिस्टेंस के अंदर है, तो इसके केस के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेसिकली वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मास का m है तो m आर स्क्वायर सीधा मास एंड रेडियस और ओमेगा एफ, क्योंकि इसके लिए क्या होगा फ्लाई के लिए ओमेगा एफ। अब जो ओमेगा एफ होगा वो रिलेट करेगा किससे, ओमेगा डी से, तो यहाँ पे तो पर्टिकुलर हमारा इसका क्या है ओमेगा डी रोटेट कर रहा है इसके साथ साइड में, तो इसके ऊपर खुद का मतलब एक तो खुद ओमेगा डी होगी प्लस में रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो वाली भी अप्लाई होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मान लो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी में क्या दे रखी है v, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे क्या दे रखी है यहाँ पे v, तो सिंस v, सो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारा क्या होता है v अपॉन में r, अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो ओमेगा क्या हो जाएगा v अपॉन में r। सो
इसलिए ओमेगा एफ जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा डी प्लस वी अपॉन में आर, है ना। ओमेगा एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा डी प्लस वी अपॉन में आर। हमें निकालना है बेसिकली ओमेगा एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा डी क्या हो जाएगा, ओमेगा एफ माइनस वी अपॉन में आर, इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल डी प्लस एल एफ बराबर 0। एल डी हमारे पास था 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डी। ओमेगा डी को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है फ्लाई की, डिस्क के तो कोई काम ही नहीं है, तो डिस्क वाला जो भी पार्ट है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो ओमेगा डी यहां से नेग्लेक्ट करेंगे तो ओमेगा एफ माइनस वी अपॉन में आर एंड प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा एफ बराबर 0। इसको इजी करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई अगर पूरी इक्वेशन को कर देंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसको ओपन करेंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा एफ माइनस में एम आर वी प्लस 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा एफ बराबर 0। आर 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 सब में है तो एम आर ओमेगा एफ माइनस एम वी प्लस 2 एम आर ओमेगा एफ बराबर 0। यहां से कांस्टेंट क्या आ जाएगा, यहां से आर ओमेगा एफ बचेगा एम प्लस 2 एम बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आर ओमेगा एफ बराबर एम वी बटे में एम प्लस 2 एम। हमसे पूछा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी वी, तो वी क्या होता है ओमेगा आर, सो फ्लाई के लिए क्या हो जाएगा ओमेगा आर, ये हो जाएगा हमारा वी बराबर एम बटा वी रिलेटिव एम प्लस 2 एम। इसका आंसर कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया है और ये वाली एक आइडेंटिटी का यूज किया है, ये वाली चीज कि ये हमारी होगी, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वाला पार्ट भी हमें ऐड करना है इन द केस ऑफ फ्लाई एंगुलर वेलोसिटी के केस के अंदर, है ना। तो ये क्वेश्चन था। कोई भी डाउट कैसा भी, छोटे से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट में आप बता सकते हैं, अगली क्लास के अंदर उसको पहले लेके चल लेंगे, इतना ही होगा, है ना। बट आप कमेंट्स में बताएंगे तभी पता चलेगा, तो कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए स्पिन हाफ पार्टिकल इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू bx x cap plus by y cap for which the spin dependent Hamiltonian is h cap equals में minus a s vector dot b vector, the eigenvalue of the Hamiltonian is, आइगन वैल्यू बेसिकली में निकालना है। तो हैमिल्टोनियन के केस के अंदर आइगन वैल्यू क्या होती है, पहले तो हमें दे क्या रखा है वो देखो, स्पिन दे रखी है हमें 1/2, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है bx x कैप by y कैप, एस वेक्टर इन द केस ऑफ 3D क्या हो जाएगा sx x कैप sy y कैप sz z कैप, ठीक है। ओके, sx xy और sz इनकी वैल्यू हमें पता है किन के टर्म्स में, पाउली मैट्रिक्स के टर्म्स में। तो सिंस वी नो दैट sx जो होता है वो होता है h कट बाय 2 0 1 1 0, sy जो होता है वो होता है h कट बाय 2 और 0 माइनस आइटा आइटा 0, sz जो होता है h कट बाय 2 1 0 0 माइनस 1, ये इनकी वैल्यूज होती है। हैमिल्टोनियन अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है h वेक्टर बराबर सॉरी h कैप बराबर माइनस a s वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। सो पहले तो s वेक्टर डॉट b वेक्टर इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ, यहाँ पे z वाला टर्म है नहीं तो 0 हो जाएगा। सो h कैप हमारा जाएगा माइनस a एस एक्स बी एक्स एस वाई बी वाई। अब इसने बोला है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आइगन वैल्यू चाहिए। सो इन द केस ऑफ आइगन वैल्यू जो भी ऑपरेटर होगा हमारा, ऑपरेटर के केस के अंदर पहले तो इसको पूरा सोल्व करते हैं। एच के बराबर हो जाएगा माइनस ए एस एक्स ये वाला
एच कट बाय 2 और ये आ जाएगा बी एक्स 0 1 1 0 प्लस एच कट बाय 2 बी वाई 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। सो ये हो जाएगा एच कैप अपना इसके केस के अंदर यहां से 0 यहां से माइनस ए एच कट बाय 2 बी एक्स माइनस आयोटा बी वाई माइनस ए एच कट बाय 2 बी एक्स प्लस आयोटा बी वाई और ये 0 है ना। सो आइगन वैल्यू के केस के अंदर एच कैप माइनस में लैम्डा आई बराबर 0 करना है और यहाँ पे लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, आइगन वैल्यू की टर्म्स आएंगी। सो यहां से अगर करेंगे अपन इसको तो ये अपना बन जाएगा मैट्रिक्स माइनस लैम्डा माइनस ए एच कट बाय 2 बी एक्स माइनस आयोटा बी वाई माइनस ए एच कट बाय 2 बी एक्स प्लस आयोटा बी वाई और माइनस लैम्डा बराबर 0। तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बेसिकली होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वहां से आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से आ जाएगा। ये हो गया बराबर 0। सो लैम्डा बराबर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। सो बेसिकली हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी प्लस माइनस ए एच कट बाय 2 अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन था मतलब नॉर्मली बी सेक्शन के अंदर इजी ही क्वेश्चन थे ये। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था और इसके अंदर था इफ सी बी द यूनिट सर्कल ट्रांसवर्स क्लॉकवाइज देन द इंटीग्रल, और इंटीग्रल था dz 1 प्लस में 2z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। और यहाँ पे देखो दो चीजें आती है, एक तो ट्रांसवर्स क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसमें भी क्या डिफरेंस होता है। हमें एक चीज तो देखिए यहाँ पे c बराबर 1 क्लॉकवाइज, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछे इसने। इंटीग्रेशन हमें दे रखे है यहाँ पे क्लोज लूप दे रखा है सी में 1 प्लस में 2z स्क्वायर और dz। मोड है ना तो मोड को अपन ये लिख सकते हैं 0c 1 प्लस 2z और 1 प्लस 2z प्राइम dz लिख सकते हैं। z प्राइम क्या होता है बेसिकली 1 अपॉन में z होता है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2z और 1 प्लस 2 अपॉन में z dz क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 5 प्लस इसको इससे करेंगे तो 2z प्लस पर इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे 2 अपॉन में z dz, तीनों को अलग अलग करते हैं। सो ये 5 dz प्लस 2 z dz प्लस 2। देखो एक चीज याद रखना, एनालिटिक जो फंक्शंस होते हैं, एनालिटिक फंक्शंस के केस के अंदर, एनालिटिक फंक्शन के केस के अंदर जो उसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। सो इनिशियली दो केसेस हमारे पास ये वाले, ये दो केसेस है, ये उसी का केस है, तो इनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0 और एनालिटिक केस। और इन द केस ऑफ 1 अपॉन में z, 1 अपॉन z का जो इंटीग्रेशन होता है क्लोज लूप के अंदर उसकी वैल्यू होती है 1, याद रखना आप।
और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बेसिकली प्रूफ किस तरीके से करेंगे, हम जानते हैं इसका रेजिड्यू जब निकालेंगे तो n बराबर में क्या दे रखा है यहाँ पे 0। सो रेजिड्यू कहां से आएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z इंटू 1 अपॉन में z बराबर क्या जाएगा इसका 1। सो 2 पहले से है यहाँ पे। अब इसमें जो मैन है रेजिड्यू यहाँ पे बना गया। हम जो बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं रेजिड्यू के बाद इंटीग्रेशन का यूज करके, तो उसके अंदर हम करते हैं 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई। सो आई जो हो जाएगा वो क्या जाएगा 2 पाई आइटा इंटू में 2, है ना, और ये 1 है इसका आंसर। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज जो हम करते हैं, जो हमारा एंगल जो क्रिएट होता है वो किसमें क्रिएट होता है 0 टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट होता है। तो जो 2 पाई लेते हैं 2 पाई आइटा वो क्या लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है, तो जाएगा -4 पाई आइटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ए बाउ हैज ए टॉट स्ट्रिंग, वर्ड पे जाना, ठीक है। टॉट स्ट्रिंग्स ऑफ टेंशन टी नोट, द string is pulled and released at time t बराबर 0, which plots best represent the tension in the bow strings as a function of time। okay, so basically यहाँ पे दे क्या रखा है, हमें एक टोट स्ट्रिंग दे रखी है और इस वाली जो स्ट्रिंग की खासियत होती है वो मेन चीज होती है कि ऑलरेडी टेंशन में होती है ये वाली चीजें, ठीक है। तो एट रेस्ट टेंशन क्या है इसकी टी नोट है। अब इसने बोला टी बराबर 0 पर इसको जब छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तब क्या होगा, तो रेस्ट के अंदर हमारे इसमें टेंशन क्या है टी, मतलब कोई भी एक स्प्रिंग उसको एकदम टेंशन पे, अब उसको बीच में से पुल करेंगे और छोड़ेंगे तब क्या उसके अंदर होगा। तो बेसिकली एक चीज तो हमारी यहाँ पे क्लियर होगी कि इसकी रेस्ट के अंदर जो टेंशन है वो क्या है 0, मतलब छोड़ के पुल करके और छोड़ेंगे तो टेंशन जो रेस्ट में आएगी वो क्या आएगी हमारी टी नोट। तो ऑप्शन पे अगर जाते हैं ना तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वो 0 पे जा रहा है रेस्ट होने के बाद, तो वो तो होगा नहीं, तो ऑप्शन 1 और 3 कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की। इन द केस ऑफ टो स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, when it vibrates start vibrate, उसके केस के अंदर जो टेंशन में हमारा चेंज आता है वो आता है टी नोट प्लस में डेल टी, मतलब लेंथ में क्या आता है स्लाइटली चेंज इन लेंथ स्लाइटली, है ना। और यहां से जो इसका कंप्लीट डेरिवेशन, यहां से जो टी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डी वाई अपन में डी एक्स के होल स्क्वायर पे। जो थोड़ा बहुत टेंशन के अंदर चेंज आएगा, टेंशन में चेंज किसकी वजह से आ रहा है लेंथ की वजह से, तो जो लेंथ की वजह से चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा डी वाई अपन में डी एक्स वाई, मतलब मान लो उसके अंदर एक्स में डिस्प्लेसमेंट हम जो कर रहे हैं उसके अंदर उसका क्या होता है ये स्क्वायर होता है ना, ये वाली एक्सप्रेशन हमारी जो है यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है। सो इस केस के अंदर अगर ये स्क्वायर हो गया, अब ये नेगेटिव में भी जा रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रिंग का अगर वो नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होगा, अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो उस केस के अंदर भी जो टेंशन में चेंज हो रहा है वो ऑलवेज क्या हो रहा है पॉजिटिव, टेंशन में चेंज ऑलवेज क्या हो रहा है पॉजिटिव। तो इस केस के अंदर टी जो हमारा है ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0, मतलब कि या तो टी की वैल्यू टी नोट के बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती किसी भी केसेस के अंदर, है ना। तो बस इतना सा इसके अंदर फंडा था कुछ कि टो स्ट्रिंग ऑलरेडी क्या होता है टेंशन में होती है टी नोट में, रेस्ट केस के अंदर भी तो 0 से हमारा प्लॉट नहीं बनेगा, 0 पे नहीं जाएगा। दूसरा जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर टेंशन में कुछ चेंज होगा, टेंशन में चेंज किसकी वजह से होगा लेंथ की वजह से होगा, लेंथ के अंदर जो चेंज होगा स्ट्रिंग की, और लेंथ के अंदर जो चेंज होगा उसका भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ये, तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो चेंजिंग हमारा टेंशन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा टी नोट के। सो इस अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन में हमारा जो था कि वाइब्रेशन, ये हमारा क्या टी नोट वाइब्रेशन क्या कर रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा गलत होगा। वाइब्रेशन जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां से जाएगा और यहीं से इस तरीके से टी नोट, है ना, और ये हमारा 0 पे जाएगा नहीं टी नोट से, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आएगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग लेना उसको स्ट्रिंग मतलब एक तरीके से स्ट्रिंग लेना उसको कंप्लीटली स्ट्रेच कर लेना, ठीक है, टेंशन के अंदर, फिर उसको जब पुल करोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो अपनी रेस्ट में आएगा फिर ऊपर जाएगा, रेस्ट में आएगा फिर ऊपर जाएगा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेस्ट में हो जाएगी स्ट्रिंग, है ना।
तो आप ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं लैब्स के अंदर, तो कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन द ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन बिलो द वोल्टेज VCC fluctuates by 5 सेकंड, वो 5%, then the fluctuations in VCE would be close to। हमें यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है और यहाँ पे VCE के लिए फ्लक्चुएशन यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। डायग्राम में हमारा क्या था, एक ट्रांजिस्टर दे रखा है हमें यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन हमने बतेरे किए हैं, सॉरी बहुत किए हैं, है ना। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। ओके, ये हो जाएगा VBB बराबर 10 वोल्ट प्लस माइनस, ये हो जाएगा 400 किलो ओम RB, ये हो जाएगा RC बराबर 800 ओम प्लस माइनस VCC, ये हमारा है 10 वोल्ट। ऑल्सो गिवन VBE दे रखा है 0.7 वोल्ट और फ्लक्चुएशन इन VCC, सो फ्लक्चुएशन इन VCC डेल VCC ये दे रखा है 5%, जो कि हमारा हो जाएगा 0.05। सॉरी, फ्लक्चुएशन हमें दे रखा है 5%, दैट इज डेल VCC अपन में VCC। सो यहां से डेल VCC की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू में 100 इंटू में 10 बराबर 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो आप ये वाला देख लेना, RB बराबर 400 किलो ओम। ठीक है, VCC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, VCE निकालना है ना, फिर निकालना है डेल VCE, एंड देन हमें ये वाली चीजें निकाल के डेल VCE परसेंटेज फ्लक्चुएशन निकालना है। तो मतलब परसेंटेज फ्लक्चुएशन दैट मीन कि हमें VCE डिवाइड्स में VCE करना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी के लिए हमें ये दे रखा था और अब हम निकालते हैं। चलो, तो वही चीज, सेम चीज जब हम ट्रांसफर करते हैं तो पहले ये लूप लगाएंगे और एक बार ये लूप लगाएंगे, इस लूप से हमारा, और यहाँ पे बीटा दे रखा है तुम्हें 200, तो ये लूप लगाएंगे, सो लूप BE, सो लूप BE जब हम यूज करेंगे तो यहां से क्या जाएगा, 10 बराबर IB RB प्लस VBE, सो 10 माइनस VBE कितना है 0.7, IB इंटू ये कितना दे रखा है 400, सो IB बराबर आ जाएगा 9.3 डिवाइड्स में 400, सो IB बराबर ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0.093 डिवाइड्स में 4 से आ जाएगा 0.02, 1 बचेगा 3, 2 और 2 5, 0.02325। ठीक है, और ये हमारा किसमें आएगा, मिली एम्पियर के अंदर, है ना। सो IC हम जानते क्या होता है, बीटा IB, बीटा क्या दे रखा है 200, ये हमें दे रखा है 0.02325। सो पहले तो दो को 100 को हटा देते तो 0. ये कितना आ जाएगा 2.325, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा यहां से 501, 2 2 4 और एक 5, 2 3 6.4, 4.65, और ये हमारे पास आया मिली एम्पियर के अंदर। अब हम लगाएंगे लूप VCE, लूप CE से, लूप CE से हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, VCC बराबर RC IC प्लस VCE। देखो IC भी कांस्टेंट है, RC भी कांस्टेंट है, फ्लक्चुएशन जो हो रहा है किसमें हो रहा है, वोल्टेज के अंदर। तो पहली चीज तो
यहां से जो निकालनी है हमें फ्लक्चुएशन मतलब चेंज जो होगा इसके अंदर, चेंज इन VCC बराबर इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा 0 प्लस इसके अंदर चेंज होगा डेल VCE। चेंज इन VCC क्या था हमारे पास 0.5, सो यहां से डेल VCE क्या जाएगा 0.5 वोल्ट। एक चीज, दूसरी चीज VCE भी निकालना है। ये तो डेल हमने निकाला, यहां से जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 10, RC दे रखा है हमें 800 इंटू IC 4.65 इंटू 10⁻³ और प्लस VCE। यहां से जाएगा VCE बराबर 10 माइनस ये हो जाएगा 8 इंटू 4.65 इंटू 10⁻⁻1, तो 10 माइनस 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 0, 8 6 जा 48 और 48 प्लस 4 52 2, 8 4 जा 32 and 32 प्लस 5 37, एक और 2 और ये 1 ये 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2.6 6.28 और ये हो जाएगा वोल्ट के अंदर। हमें निकालना है परसेंटेज फ्लक्चुएशन इन VCE। सो परसेंटेज फ्लक्चुएशन क्या जाएगा, परसेंटेज फ्लक्चुएशन डेल VCE बटे डेल VCE इंटू में 100%। ये क्या दे रखा है 0.5, 6.28 इंटू में 100। सो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है लगभग 7.96 परसेंटेज। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन वो क्या है 8, 7.96 है नहीं, डेसिमल के अंदर कोई है नहीं, एक्यूरेट है, इंटीजर फॉर्म में है, तो इंटीजर फॉर्म में इसके इक्वल हमारे पास क्या जाएगा अप्रोक्सीमेट 8% हमारा इसका क्या जाएगा फ्लक्चुएशन, किसके केस के अंदर VCE के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। ऑलराइट, सो इस तरीके का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, 2 लूप लगाना था, BE लूप लगाना था और VCE लूप लगाना था। देखना था हमें क्या दे रखा था, हमें ये चीजें दे रखी थी, तो यहाँ से हमने डेल VCC निकाला, यहाँ से RC IC कांस्टेंट था, ये 0 हो गया, चेंज इन VCC इक्वल्स में चेंज इन VCE इक्वल होगा तो डेल VCE हमारा यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। 0.5 होने के बाद इसको हमने जब सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई थी किधर कर दिया, हाँ VCE की वैल्यू आ गई थी 6.28 एंड 6.28 को जब डिवाइड किया हमने 0.5 में तो उसके केस के अंदर हमारे पास आया था 7.96 और 7.96 का अप्रोक्सीमेशन हमारा ऑप्शन में था 8%। तो कोई भी डाउट कमेंट्स में बता देना, बाकी इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द पोजीशन एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंज फ्रॉम R1 to R2 and V1 to V2 as time change from T1 to T2 if RT AT are instantaneous position and acceleration vector of a particle then the integration, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व करना है बेसिकली टाइम के रेस्पेक्ट में। सो हमें गिवन क्या है यहाँ पे एट T1 से T2 में जब चेंज हो रहे हैं सो पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर एंड जो वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है वो हो रही है V1 वेक्टर टू V2 वेक्टर। सो हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है T1 से T2 के अंदर dt R वेक्टर T क्रॉस V वेक्टर T सॉरी A वेक्टर T ठीक है, सोल्व करते हैं। सो A वेक्टर T क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वेलोसिटी में देना है ना T1 से T2 dt R वेक्टर T क्रॉस D अपॉन में dt और V वेक्टर T, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखना सिंस D अपॉन dt जब हम करते हैं R वेक्टर T क्रॉस V वेक्टर T पे तो हमारा क्या बनता है, पहले एक इसका होगा फिर इसका होगा, तो यहाँ पे dr वेक्टर T डिवाइड में dt क्रॉस में V वेक्टर T प्लस R वेक्टर T एज इट इज
और इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसका क्या हो जाएगा, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर r वेक्टर t क्रॉस d अपॉन में dt एंड v वेक्टर। सेम, अगर सेम है a क्रॉस a b क्रॉस b तो हमारा ये क्या होता है, जीरो। सो यहां से इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। और आर टी क्रॉस डी अपॉन में डी टी वी वेक्टर, आर टी क्रॉस डी अपॉन में डी टी वी टी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये वाली, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा T1 से T2 dt पॉइंट d अपॉन में dt एंड ये आ जाएगा r वेक्टर t क्रॉस v वेक्टर सॉरी t। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, लिमिट्स रखनी है अपने को। सो r वेक्टर t क्रॉस v वेक्टर t, T1 से T2 लिमिट जब रखेंगे तो T2 के ऊपर हमारी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, V2 और R2 हो जाएगा R2 क्रॉस V2 वेक्टर माइनस T1 पे क्या है यहाँ पे R1, R1 क्रॉस V1 वेक्टर। दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना था, बस हमें यहाँ पे ये वाली चीज रख के और इसको रिप्लेस करना था यहाँ वाली चीज से। ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ वाली चीज से ये रिप्लेस हुआ, रिप्लेस होने के बाद तुम्हारा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्रॉस इंटीग्रेशन डॉट डेरिवेशन ऑलवेज वन होता है ना, कि एक दूसरे के सगे भाई है या फिर बोल सकते हैं दुश्मन एक दूसरे के, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल्स में कोस पाई जेड डिवाइड्स में 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब एट जेड इक्वल्स टू 1। तो जेड बराबर 1 पे हमें क्या निकालना है, इसका रेजिड्यू निकालना है। फंक्शन दे रखा है हमें एफ जेड बराबर कोस पाई जेड डिवाइड्स में 1 माइनस जेड स्क्वायर और ये क्यूब। हमें रेजिड्यू का निकालना है, रेजिड्यू निकालना है एट जेड बराबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम रेजिड्यू निकाले और हमारे पास ऐसी कोई टर्म्स दे, मतलब कोस में दे या साइन में दे, सो उस केस के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि इसको हमें इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना है, मतलब एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करना है। और एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करने के बाद हमें एक चीज याद रखनी है कि कोस है तो रियल पार्ट ऑफ, जब लास्ट में मिलेंगे तो बता देता हूं मैं, जब लास्ट में मिलेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जो भी फंक्शन आएगा उसका रियल पार्ट लेंगे, अगर साइन है तो इमेजिनरी पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। तो प्लस में यहाँ पे क्या है कोस, तो फंक्शन हमारा चेंज क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयटा पाई जेड डिवाइड्स में, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जेड का क्यूब 1 प्लस जेड का क्यूब लिख सकते हैं। रेजिड्यू में क्या निकालना है, जेड बराबर 1 पे, तो जेड बराबर 1 ये वाली चीज, सो ये वाला है हाँ, यहां से आएगा जेड बराबर 1 हमारा, है ना, तो यहां से इसको निकालते हैं। तो ये इसको जब दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो हमारा बनेगा आर ई एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा पाई जेड डिवाइड्स में, यहां से हमारा बन जाएगा जेड बराबर 1 रखेंगे वैल्यू, और ठीक है, तो जेड माइनस 1 की पावर, इसको हम ये लिख सकते हैं 2n प्लस 1 और जेड प्लस 1 की पावर 3, माइनस साइन बाहर, है ना। रेजिड्यू निकालते हैं। सो एट जेड टेंस टू 1 पे 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है, सो 3 गामा फंक्शन के अंदर लिमिट जेड टेंस टू 1 डी n माइनस 1, सॉरी डी n 2 अपॉन में डी जेड 2 और जेड माइनस 1 फंक्शन जो हमारा होगा, फंक्शन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस जेड क्यूब है, तो 1 माइनस जेड क्यूब इनटू में ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑफ
आयोटा पाई जेड डिवाइड्स में जेड माइनस वन की पावर 2 प्लस 1 और जेड प्लस 1 की पावर 3, या इसको भी 3 करते हैं, माइनस 1 माइनस जेड और जेड माइनस 1। अगर यहाँ से माइनस हम बाहर लेते तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, जो माइनस यहाँ से लेंगे माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो टर्म बचेगी यहाँ से इसका बचता है 1/2 फैक्टोरियल। हाँ, और ये हमारा हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 1 डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड स्क्वायर। सो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड स्क्वायर एंड बचेगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड डिवाइड्स में जेड प्लस 1 के पावर 3। ठीक है, सिर्फ ये बचेगा, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से बाहर से मारा जाएगा 1/2 इनटू में लिमिट जेड टेंड्स टू 1 डी अपॉन में डी जेड। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो यू का करेंगे वी एज इट इज, यू का करेंगे तो आयोटा पाई एक्सपोनेंशियली ऑफ आयोटा पाई जेड जेड प्लस 1 की पावर 3 माइनस इसका करेंगे इसको एज इट इज एक्सपोनेंशियली ऑफ आयोटा पाई जेड, इसका करेंगे 3 जेड प्लस 1 की पावर स्क्वायर एंड डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 6। सो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो आ जाएगा अपना 1/2 जेड टेंड्स टू 1 डी अपॉन में डी जेड, और ये बचेगा आयोटा पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 3 माइनस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 4। अगेन करेंगे, सो दोबारा जब करेंगे तो 1/2 लिमिट जेड टेंड्स टू 1, है ना। तो जब अगेन इसका करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट लेते हैं एक वाला आयोटा पाई का, इसका करेंगे तो वही सेम आयोटा पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड जेड प्लस 1 की पावर 3 माइनस इसका करेंगे 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड जेड प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 6, है ना। ओके, माइनस 3 बाहर लेंगे और इसका करेंगे तो आयोटा पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड जेड प्लस 1 की पावर 4 माइनस इसका करेंगे तो 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड जेड प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 8। करते हैं इजी वे में इसको सोल्व, तो 1/2 लिमिट जेड टेंड्स टू 1, इसको इससे करेंगे माइनस पाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा जेड, सारा का बाहर निकाल देंगे। सो यहाँ पे आयोटा जेड और ये बचेगा डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 3 माइनस 3 पाई आयोटा डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 4 माइनस 3 पाई आयोटा डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 4 प्लस 12 डिवाइड्स में जेड प्लस 1 की पावर 5 और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें जस्ट क्या लेना था, रियल पार्ट ऑफ, हमें कौन सा पार्ट लेना था, रियल पार्ट। सो रियल पार्ट ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं नेग्लेक्ट, इस वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, हमें सिर्फ लेना है रियल पार्ट। सो 1/2 लिमिट जेड टेंड्स टू 1 और लिमिट रख देते हैं अभी। सो लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड्स में 1 रखेंगे तो जेड प्लस 1 है, 1 प्लस 1 2 2 3 जा 8 प्लस 1 रखेंगे तो 2 की पावर 5 32, सो 12 डिवाइड्स में 32, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई क्या होता है -1, सॉरी एक गलती हो गई हमारे पास, यहाँ वाली
जेड माइनस वन की पावर 3। सो ये माइनस एज इट इज आएगा हमारे पास सामने, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस आएगा, है ना। ये प्लस नहीं होगा, सॉरी, ये दोनों सेम ही आएंगे। सो ये माइनस हर जगह आएगा, यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई जेड क्या होता है, वैल्यू इसकी अगर रखते हैं हम 1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1, और 1 किसका आता है, -1, -1, तो ये माइनस में है, -1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 16 पाई स्क्वायर बाय 16, और यहां से करेंगे तो 6/32 3/16। सो इसका जो कंप्लीट वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी -3 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, जो कि हमारा रेजिड्यू आएगा इन द केस ऑफ जेड टेंड्स टू 1 के केस के अंदर, है ना। तो पहले हमें जस्ट यहाँ पे 1 माइनस जेड है तो इस टर्म को चेंज करना था, जेड -1 में करना था। पावर ओड नंबर्स हैं तो हमारे जो वहां माइनस निकालेंगे तो माइनस एज इट इज हमारा आएगा, और आगे का पूरा सॉल्यूशन ये वाला है। कोई भी डाउट, दुख, पीड़ा, तकलीफ कमेंट्स में बता देना, कमेंट्स में हम आराम से इजी वे में डिस्कशन कर लेंगे, है ना। और लगेगा कि ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ज्यादा ही बड़ा डाउट है, तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस भी कर लेंगे दोबारा से क्वेश्चन को लेकर। बस वैसा डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी, ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30 उतार लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन ए हार्मोनिक पोटेंशियल हैज द वेव फंक्शन दिस वन at t बराबर 0 where psi naught and psi 1 are the ground state and the first excited state wave function respectively. If the frequency of oscillator is omega, the probability density of finding the particle at x after time t बराबर pi by omega, t हमें दे रखा है pi by omega, वेव फंक्शन हमें दे रखा है मान लो f, z हमें दे रखा है 1/√2 साइन नोट x प्लस साइन 1x, राइट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एट टाइम t, किसने टाइम t पे निकाला है, टाइम पे निकालना है। सो वेव फंक्शन एट टाइम t क्या हो जाएगा हमारे पास, f x t 1/√2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा e नोट है, नोट t अपॉन में h कट साइन नोट x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा e1 t बाय h कट साइन 1x। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर एनर्जी हम जानते हैं, En क्या होता है, n+1/2 h कट ओमेगा होता है ये, ओके। सो फॉर ई एन बराबर 0 के केस के अंदर हो जाएगा हाफ एच कट ओमेगा, और 1 के केस के अंदर हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एफ एक्स टी हमारे पास आ जाएगा 1/√2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी की वैल्यू रखेंगे। सो अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टी से, तो टी क्या है हमारे पास पाई बाई ओमेगा इनटू में 1/2 एच कट ओमेगा, तो ये जाएगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई एच कट बाय 2, और यहां से ये वाला जाएगा टी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम 3/2 एच कट ओमेगा, तो यह जाएगा 3 पाई एच कट बाय 2 रखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस में आयोटा पाई एच कट बाय 2 एच कट साइन नोट एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 पाई एच कट बाय 2 एच कट एक्स। (1/√2) यहां से आ जाएगा तो यहां से क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा पाई बाय 2 साइन नोट एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 पाई बाय 2 साइन 1x। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के केस के अंदर हमें पता है ये हमारा नॉर्मली वेव फंक्शन होता है और ये कैट फॉर्म में होता है। हमें कैट फॉर्म और ब्राफ फॉर्म दोनों को चेंज करना होता है।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी हो जाएगी P बराबर एफ एक्स टी का मोड का स्क्वायर, दैट मीन एफ एक्स टी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो ग्राफ फॉर्म होगा उसमें चेंज क्या होगा, जस्ट माइनर चेंज होगा हमारे यहाँ पे। माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा आयोटा पाई बाय 2 साइन नॉट एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3 पाई बाय 2 साइन 1 एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा माइनस आयोटा पाई बाय 2 साइन नॉट एक्स और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 पाई बाय 2 साइन 1 एक्स। और इसको आप डिनोट करने के लिए ये भी कर सकते हैं, ये कैट में होगा हमारा, सॉरी ब्राम में होगा, एंड दिस विल गोज इन कैट ऑल्सो, है ना। इसको जब इससे करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई बाय 2 माइनस आयोटा पाई बाय 2 0 0 दैट मीन 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन नोट प्लस इसको जब इससे करेंगे अगेन वही चीज साइन 1 प्लस इसको जब इससे करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में आएगा पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 या हाफ माइनस 3 बाय 2 तो माइनस 1, सो माइनस आयोटा पाई और साइन नोट साइन 1 प्लस इसको करेंगे इससे तो प्लस में जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई साइन 1 साइन नोट, ठीक है। इक्वल्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, और देखो जो 1/2 है वो हम बाद में ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। 1/√2 सेम होगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको करेंगे तो साइन नोट एक्स का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो साइन 1 एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसके केस के अंदर भी माइनस आएगा, उसके केस के अंदर भी माइनस आएगा। हमें नहीं पता हम क्या लिख सकते हैं, साइन नोट साइन 1 इक्वल्स में साइन 1 साइन नोट, या अब नहीं लेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस साइन नोट साइन 1 माइनस साइन 1 साइन नोट, जिसको हम बेसिकली ये भी लिख सकते हैं साइन नोट एक्स माइनस साइन नोट साइन 1 एक्स का मोड का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस केस के अंदर जब करेंगे तो हमारा यही आएगा आंसर। अब जो बाहर 1/2 था तो वो भी ऐड कर देंगे, तो 1/2 साइन नोट एक्स माइनस साइन 1 एक्स, हमारा ये क्या जाएगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, आराम से होने लायक क्वेश्चन था, बस हमें ये देखना था कि ये हमें मतलब या तो हमें नॉर्मली इस फॉर्म में दे देता है, ये उस वाले फॉर्म में कैट वाली फॉर्म में दे देता है। अगर कैट वाली फॉर्म में उसने नहीं बोला है कोई भी वेव फंक्शन, तो हमें जनरल भी पता होना चाहिए कि वो कैट फॉर्म में होता है। सो कैट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, देन आफ्टर टाइम टी पे एक फैक्टर आ जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा एक्स ई टी अपॉन में एच कर। ई क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी डिपेंड करती है किस तरीके के हम यहाँ पे प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हार्मोनिक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं तो हार्मोनिक वाली एनर्जी आ गई। इसी तरीके से अगर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्क्रीन डेप्थ पोटेंशियल सॉरी स्क्वायर वेव के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमारे पास वो जाती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर तो में 2ml स्क्वायर। सो वो वाला हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी वहां पे वो यूज होगी। उस अकॉर्डिंग ये कंडीशन सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग फिर टाइम भी हमें देगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का था और इसका आंसर ये वाला है, कर लीजिए इसको। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की क्लास में हमने करे इस 1 घंटे के अंदर। ऑलमोस्ट हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 11 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए थे। इन 11 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, अभी भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी हमारे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे इनके सॉल्यूशंस, या फिर आपको टेलीग्राम पे किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, इसके अलावा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन नहीं आ रहा, तो आप टेलीग्राम पे उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। हम उसका विद इन जैसे मैं देखता हूँ उसका सॉल्यूशन या ग्रुप में जो भी होगा उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी।
है ना। तो और इन विद डिटेल के साथ सॉल्यूशन हम वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं कि एक ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और बाकी के 3 अगर गलत है तो क्यों गलत है वहां पे हो रहे हैं। उस एक्यूरेसी के साथ आपको वहां पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बाकी पढ़ते रहिए। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पार्ट बी को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि पार्ट बी के अंदर और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके से हमने अभी देखा है कुछ क्वेश्चन एक दो थे कि लॉजिकल बेसिक थे, हार्ड नहीं थे, बस लॉजिक थोड़ा सा उसमें लग रहा था ना, हार्ड क्वेश्चन थे नहीं। बाकी नेक्स्ट में जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं 33 से 34 क्वेश्चन से, सॉरी 34 नहीं 13 से 14 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना लॉजिक लगता है और कितने क्वेश्चन इजी है कितने क्वेश्चन हार्ड है। बाकी इतना जस्ट करने के बाद तो लगा है कि पेपर अभी तक तो इजी ही था, बस थोड़ा लॉजिकल पेपर था। तो हाँ ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी बने हैं आप चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, पढ़ते रहना फिजिक्स, सजेशंस अपने देते रहना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और बाकी पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।